हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैथ सीरीज का लेक्चर वीडियो नंबर 4, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, जिसको आप क्या कहते हैं, विभाजता के नियम। साथ ही साथ अगर कोई नंबर है और उस पर बहुत बड़ा पावर डाल दिया है और उसके बाद उसका वैल्यू निकालते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। तो अब यहाँ बात आता है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दे दिया है और उस सीक्वेंस के बारे में आपको चेक करना है कि ये जीपी में है या नहीं है, अगर ये समझना है तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक टर्म को समझ लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। और सार्व अनुपात को ही हम किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। मतलब क्या कि एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कॉमन रेशियो। क्या ध्यान में रखना है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ध्यान में रखना है, और इसी कॉमन रेशियो को क्या कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आर से। तो हम अभी क्या बताएं कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दे दिया है और उस सीक्वेंस के बारे में आपको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये जीपी में है या नहीं है, इसके लिए एक टर्म को आपको ध्यान रखना है, कॉमन रेशियो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। और इसको रिप्रेजेंट किसी से करते हैं, आर से। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो चलिए हम डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी का। जो डिफिनेशन क्या है, तो कह रहा है कि आप किसी भी श्रेणी को कह सकते हैं कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, कब, जब कॉमन रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, कॉमन रेशियो सेम हो जाए। तो अब आप यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कॉमन रेशियो क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉमन रेशियो होता क्या है। तो हम इसको समझाने के लिए हम क्या करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉमन रेशियो को भी समझेंगे क्या होता है। साथ ही साथ सीक्वेंस को भी चेक करने के लिए सीखेंगे कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो जीपी में है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ क्या लिखे हैं, 2 4 8 16 32 डॉट 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 इन्फिनिटी। या आप इस इन्फिनिटी को अभी हटा दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है। तो आप क्या कीजिए, सक्सीडिंग टर्म को क्या कीजिए, प्रीसीडिंग टर्म से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। इस ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, सक्सीडिंग टर्म्स कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग टर्म्स कहते हैं। तो आप क्या कीजिए, सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कीजिए। तो अगर 4 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से अगर 8 में अगर हम 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अगला संख्या को क्या करना है, पीछे वाले संख्या से डिवाइड करना है। तो 60 में अगर 8, 60 का पिछला संख्या क्या है, 8 है। तो 60 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अगर 32 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तब पर भी इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अगला संख्या को पिछला संख्या से जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। तो ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये 2 ही क्या है, कॉमन रेशियो है। क्या है, कॉमन रेशियो। क्या है, कॉमन रेशियो। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अभी क्या बताएं कि आप किसी भी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि ये जीपी में, मतलब क्या, गुणोत्तर श्रेणी में है, कब, जब कॉमन रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप इस केस में क्या देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो सब जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो किस में है, जीपी में। क्या है, जीपी में।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीपी में अगर कोई सीक्वेंस है तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, अगर किसी सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब उस केस में उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। अब यहाँ एक चीज और देख पा रहे होंगे कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। अगर इस 2 में हम क्या करें, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये जो 4 है वो क्या है, इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है। और इस सीक्वेंस के सेकेंड टर्म में फिर से हम अगर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या वैल्यू आ जाएगा, 8। और ये जो 8 है वो क्या है, इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म है। और इस सीक्वेंस में फिर से हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब जो वैल्यू आता है वो क्या है, 60 है। और ये 60 क्या है, इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस अगर एक सीक्वेंस है जो कि जीपी में है और उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आपको मालूम है और उस सीक्वेंस का आपको क्या मालूम है, कॉमन रेशियो भी मालूम है, तब उस सीक्वेंस के सारे टर्म आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। और सेकंड टर्म में हम क्या करें, फिर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उस जीपी का सारा टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी सीक्वेंस को आप क्या कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस जीपी में है कब, जब उसका कॉमन रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगला संख्या में क्या करते हैं, पिछले संख्या से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। और कॉमन रेशियो को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और कॉमन रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, सार अनुपात। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी किसको कहते हैं, तो अभी हम बता चुके हैं कि गुणोत्तर श्रेणी को ही क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, गणित में संख्याओं के ऐसे श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात क्या हो, अचर हो। अचर का मतलब क्या, कांस्टेंट हो। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद पिछले पद में एक नियत अशून्य संख्या के का गुणा करने से क्या होता है, प्राप्त होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसी ये जो कांस्टेंट है, ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, ये कभी भी क्या हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं शून्य हो सकता है, मान लेते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 2 है और अगर हम बोल दें कि उसका कॉमन रेशियो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में अगर 2 से 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। फिर 0 से 0 को से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, जीपी में नहीं है। इस कारण से ध्यान में ये रखना है कि कॉमन रेशियो का आर का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। आर का वैल्यू क्या हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं कि किसी भी सीक्वेंस का अगर कॉमन रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब उस केस में उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस किस में है, जीपी में है, जीपी में है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये जो लिखा हुआ वो क्या है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसको हम फिर से क्या करते हैं, लिख करके आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देखिए, अगर हम मान लेते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का, हम यहाँ क्या मान लिए हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पाद क्या है, ए है। प्रथम पाद क्या है, प्रथम पाद मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। और उस गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो, जिसको अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सार अनुपात, उसका वैल्यू क्या है, आर है। क्या है, आर। मतलब हम क्या मान लिए हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पाद क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं, और उसका कॉमन रेशियो क्या मान लिए हैं, आर मान लिए हैं। अभी आप क्या देखे थे कि अगर उस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पाद में हम क्या कर दें,
आर से मल्टीप्लाई कर दे, आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। फिर अगर सेकेंड टर्म में फिर से हम क्या करें, आर से मल्टीप्लाई कर दे, आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। और थर्ड टर्म में फिर से आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। इसी तरह से ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ देखिए इसी सीक्वेंस को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ए आर स्क्वायर AR3 डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ इस सीक्वेंस को और आप किस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर हम पावर में 0 डाल देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, a के बराबर। मतलब इस a को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर 0 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है, ए आर है, और यहाँ क्या है, AR स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, AR3। इस तरह से ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपसे हम पूछे कि इस सीक्वेंस का nth टर्म है, मतलब क्या कि nवां पद क्या होगा, तब आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो यहाँ गौर से देखते चलिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, T1। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, T2 से। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, थर्ड टर्म, क्या कहते हैं, थर्ड टर्म। और ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, फोर्थ टर्म, क्या कहते हैं, फोर्थ टर्म। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1। तो यहाँ पे आर का पावर क्या है, 0। मतलब क्या कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उससे एक कम आर का पावर होता है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2 है। तो यहाँ आर का पावर क्या है, कुछ नहीं, आर की पावर में कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है। तो 2 से क्या है, एक कम हो गया। उसी तरह से यहाँ 3 है तो यहाँ पे आर की पावर में क्या है, 2 है। और यहाँ अगर 4 है तो यहाँ आर की पावर में क्या है, 3 है। इसी तरह से अगर आपसे हम पूछेंगे कि nth टर्म क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, nth टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा कि सर ए तो सब में कॉमन है, ए तो सब में क्या है, कॉमन है, तो ए भी होगा nth टर्म। साथ ही साथ आर की पावर जो होगा n से क्या होगा, एक कम होगा। यहाँ पे क्या हो गया, आर की पावर n-1। मतलब क्या कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1। क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n-1। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि गुणोत्तर श्रेणी मतलब क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, a इंटू आर की पावर n के बराबर होता है। क्लियर है, a इंटू आर की पावर n के बराबर है। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का अगर हम मान लेते हैं कि टर्म क्या है, a है, AR है, AR स्क्वायर है, AR3 है, डॉट डॉट डॉट। तो नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, AR की पावर n-1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते चलिएगा, इसी को हम क्या करते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि किसी अगर कोई सीक्वेंस क्या है जीपी में और उस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म का भी फॉर्मूला हम क्या निकाल करके बताएं, a इंटू आर की पावर n-1, जहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है, a क्या है, फर्स्ट टर्म। तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा, हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं कि इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, और सार्व अनुपात क्या है, r है। तो उस केस में nवां पद जिसको nth टर्म ऑफ जीपी कहते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n-1। ये सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी हम बता चुके हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर AR की पावर 3 डॉट 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 AR की पावर n-1। मतलब nth टर्म कैसे, nth टर्म का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, a इंटू आर की पावर n-1 के बराबर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, कह रहा है कि n पदों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, Sn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1 होता है। कब, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो। और अगर r का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तब उस केस में Sn का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस r होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ r का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए,
आर का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तब उस केस में एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब उस केस में एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा। अभी हम खुद पुट करके देख लीजिए। अभी हम सीक्वेंस क्या बताएं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर एन। अगर इस टर्म में अगर आर का वैल्यू हम क्या मान लें 1 मान लें, तब उस केस में सीक्वेंस क्या बचेगा ए ए यहाँ भी, क्योंकि आर की पावर आर का वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा ए। तो ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये सारा का सारा सीक्वेंस किस में चला जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, डॉट डॉट ए। तो अब अगर इसका समेशन निकालना है तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा टर्म्स कितना होगा एन होगा। मतलब क्या, जैसे अभी कल हम बता चुके थे कि 1 + 1 + 1 क्या हो जाता है 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 हो जाता है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3 है, तो यहाँ 3। उसी तरह से अगर 2 + 2 तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, या यहाँ 2 लिख लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, और एक टर्म्स का वैल्यू किसके बराबर है ए के बराबर है, तो एस एन का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एन ए के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आर का वैल्यू 1 हुआ तब उस केस में एस एन का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एन इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस, सबको क्या कीजिए ऐड कर लीजिएगा, फिर इसको इसमें एस एन में क्या कीजिएगा आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद 2 इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन का आपस में घटाइएगा, तब उसके इसमें जो है आपका एस एन का जो फॉर्मूला आएगा ये आ जाएगा ए इंटू आर की पावर n-1 अपन में r-1, कब जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। और एस एन का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है ए इंटू 1 - आर की पावर n अपन में 1 - आर, कब जब आर का वैल्यू 1 से छोटा है। और एक केस और बता दिए हैं कि अगर आर का वैल्यू 1 हो जाएगा तब उस केस में एस एन का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा एन इंटू ए के बराबर होगा, एन इंटू ए के बराबर होगा। एक और पूछा जाता है कि एन एस इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है ए अपन में 1 - आर के बराबर भी 1 - आर के बराबर होता है। तो ये भी आपको क्या करना ध्यान में रखना है। यहाँ हम कितना फॉर्मूला बता चुके हैं कि अगर कोई भी श्रेणी क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है तो अगर उसका समेशन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, कब जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। और एस एन का जो वैल्यू है ए वो किसके बराबर होगा ए इंटू 1 - आर की पावर n अपॉन में 1 - आर होगा, कब जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। और एस एन का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा एन इंटू ए के बराबर हो जाएगा, कब जब आर का वैल्यू 1 के बराबर हो। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो गौर से देखते चलिएगा। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, अभी हम क्या बताएं कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो है कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, अगर हम मान लेते हैं, यहाँ देखते चलिएगा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या बताएं कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो कॉमन रेशियो का जो वैल्यू होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है।
दूसरा पॉइंट आपको प्रॉपर्टी में क्या ध्यान रखना है, मतलब क्या कि आर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ए बी सी किसमें है, जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में, तब उस केस में जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ देखिए बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर ए सी के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर ए बी सी जीपी में है, किसमें है, जीपी में है, तब उस केस में बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। इसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभी अब ये जो आपको क्या दे रखा है कि ए बी सी क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि किस में है, जीपी में है। अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगला संख्या को पिछला संख्या से भाग देते हैं। तो अगर बी में ए से डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए आ जाएगा, ये भी क्या है, कॉमन रेशियो है। और सी में अगर बी से डिवाइड करेंगे तब जो वैल्यू आएगा वो भी क्या किसके बराबर हो जाएगा, कॉमन रेशियो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बी बाय ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, सी बाय बी के बराबर है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मतलब क्या कि अगर ए बी सी किस में है, जीपी में है, तब उस केस में बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या करना रहता है, पता करना रहता है कि अगर मान लेते हैं 3 टर्म्स अगर आपको जीपी में कंसीडर करना है तो किस टाइप से करेंगे। तो अगर 3 टर्म्स अगर आपको जीपी में कंसीडर करना है, क्या करना है, यहाँ देखते चलिएगा। अगर 3 टर्म्स अगर आपको जीपी में कंसीडर करना है तो किस तरह से करना है ये हम समझेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर 3 टर्म्स अगर आपको जीपी में कंसीडर करना है तो उसमें से फर्स्ट टर्म जो अपन कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, ए बाय आर कंसीडर करेंगे। दूसरा टर्म क्या करें, कंसीडर करेंगे, ए कंसीडर करेंगे। और तीसरा टर्म जो कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, ए आर करेंगे। क्या करेंगे, ए आर करेंगे। यहाँ गौर से देखते चलिएगा, अगर 3 टर्म्स अगर आपको बोलेगा एपी में कंसीडर करना है तो वो तीनों टर्म क्या होगा, ए बाय आर, ए और ए आर। अगर फोर्थ टर्म आपको एसी में कंसीडर करना है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म हो जाएगा ए बाय आर। और थर्ड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए आर। और फोर्थ टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। हम फिर से बता दे रहे हैं, अगर किसी जीपी का आपको बोले कि 3 टर्म्स इस तरह से कंसीडर करना है, क्या करना है, 3 टर्म्स कंसीडर करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए बाय आर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। अगर फोर्थ टर्म आपको एपी में कंसीडर करना है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए बाय आर स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए बाय आर। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर के बराबर होता है। जहाँ पे मोड आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। मोड आर का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आर का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का अगर अनंत पदों का योगफल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एस इन्फिनिटिव का वैल्यू निकालना होगा। तब उस केस में एस इन्फिनिटिव का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। जहाँ पे आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, -1 और
1 के बीच में होना चाहिए। तो आपको गुणोत्तर समीकरण पदों का योगफल भी आपको मालूम चल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य, जिसको अपन क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीएम कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, रूट अंडर ए बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रूट अंडर ए बी के बराबर होता है। हम समझते हैं कि अगर ए और बी क्या है, ए और बी के बीच जो है ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर ए बी के बराबर कैसे होता है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ समझना है कि ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर ए बी के बराबर होता है, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि गुणोत्तर माध्य होता क्या है, या ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, और शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे, जीएम। तो ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि 2 नंबर मान लेते ए और बी है, ठीक, और इस ए और बी नंबर के बीच में आप ऐसा कौन सा नंबर आप फिल करते हैं जिसके कारण से ये किस में चला जाता है। फिर से सुनिएगा, ए और बी के बीच में हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर फिल करते हैं जिसके कारण से ये सीक्वेंस किस में चला जाता है, जीपी में चला जाता है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में चला जाता है। तब उस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो आप नंबर फिल किए हैं ना, वो क्या है, ए और बी का गुणोत्तर माध्य। हम फिर से बता रहे हैं, ए और बी के बीच में आप क्या कीजिए, एक ऐसा नंबर फिल कीजिए जिसके कारण से अगर ये सीक्वेंस जो बन रहा है अगर वो किस में चला जाए, जीपी में चला जाए, तब उस केस में जो आप नंबर फिल किए हैं उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब यहाँ गौर से सुनिए, देखिएगा, हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में यदि हम क्या किए, जी रखें, क्या रखें, जी रखें, जिसके कारण से ये जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस में चला गया, जीपी में चला गया, मतलब क्या, गुणोत्तर श्रेणी में चला गया। तब उस केस में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है, जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन अब आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या फिर से बता रहे हैं कि ए और बी के बीच में आप ऐसा नंबर फिल कीजिए जिसके कारण से जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो सीक्वेंस किस में चला जाए, जीपी में चला जाए, तब उस केस में जो आप नंबर फिल किए उसी को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। आप यहाँ देखिए, हम क्या लिखे हैं कि ए जी बी जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ए जी बी जो है वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अभी आप प्रॉपर्टी पर क्या है कि अगर ए जी बी, अभी आप क्या प्रॉपर्टी पर क्या है, ए बी सी अगर जीपी में है, किसमें है, जीपी में है, तब उस केस में बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। तो अगर ए जी बी भी जीपी में है तब उस केस में जी स्क्वायर का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ क्या किए, बी के जगह पे रिप्लेस कर दी किससे, जी से, तो जी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। अगर जी स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर है तब उस केस में जी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर ए बी के बराबर हो जाएगा। और यही जी जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य। तो जी एम इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर ए बी। तब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य का जो मान होता है वो रूट अंडर ए बी के बराबर कैसे होता है, ये भी हम आपको बता दिए। हम क्या बताए हैं, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन आपको समझना है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम क्या किए हैं कि 2 नंबर ले लिए हैं और इस 2 नंबर के बीच में हम क्या बोले हैं कि आप ऐसा एक नंबर फिल कीजिए जिसके कारण से क्या हो जाए, ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो किस में चला जाए, जीपी में चला जाए। तब उस केस में ये जो आप नंबर फिल किए हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। हम क्या किए हैं कि ए और बी के बीच में हम क्या फिल किए, जी फिल किए, और इस जी फिल करने के कारण से ये जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस में चला गया, जीपी में चला गया। अगर ये सीक्वेंस जीपी में चला गया तब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आप नंबर भरे हैं, रखे हैं, उसका जो वैल्यू जो रखे हैं वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। और आपको ये भी प्रॉपर्टी से पता है कि अगर ए बी सी किस में है, जीपी में है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर ए जी बी जी पी में है तो जी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ बी की जगह पे हम किस चीज़ से रिप्लेस कर दिए, जी से रिप्लेस कर दिए हैं। अगर जी स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर है तो जी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर ए बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर
अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, रूट अंडर ए बी के बराबर हो गया। और इसी जी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू किसके बराबर हो गया, रूट अंडर ए बी के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। अभी हम लिख करके बताए थे ए बाय आर, ए आर। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी का चार क्रमागत पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर स्क्वायर, यहाँ ए बाय, ये जो आर क्यूब दिख रहा है यहाँ पे आर क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ए बाय आर स्क्वायर कोमा ए बाय आर कोमा ए आर। या ये भी यहाँ जो देखिए यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ ये भी सही है, जो अभी हम बताएं वो भी क्या है, सही है। अगर यहाँ देखिए ए बाय आर क्यूब लेते हैं, ए बाय आर लेते हैं, ए बाय आर है, ए आर क्यूब है, तो ये भी जो कंसिडर किए हैं वो भी क्या है, सही है। क्यों सही है, अब अभी हम क्या बताएं कि अगर आपको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो जीपी में है या नहीं, इसके लिए हम क्या बताएं, अगला टर्म को क्या करते हैं, पिछला टर्म से डिवाइड करते हैं। ए बाय आर भागा ए बाय आर क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय आर गुना, भागा को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यूब बटे ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर के क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। मतलब क्या कि इस केस में कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। अब इस केस में भी आपको कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ही आ जाएगा। देख लीजिए ए आर को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, ए बाय आर से, तो ए बाय आर गुना आर बटे ए, तो इससे ये कैंसिल होकर के ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सही है। आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के 4 अगर पदों का 4 क्रमागत पद आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए बाय आर क्यूब कोमा ए बाय आर कोमा ए आर क्यूब। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि फर्स्ट टर्म को ही अपन क्या कंसीडर कर लें, ए आर स्क्वायर कंसीडर कर लें, तब उस केस में जो सेकेंड टर्म बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए बाय आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए आर, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ये भी आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी का 4 क्रमागत पद कुछ अगर आपको कंसीडर करना है, लेना है, तो ये भी आप ले सकते हैं या तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो है कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो का वैल्यू आर आ जाएगा। यहाँ भी देख क्या पा रहे हैं कि कॉमन रेशियो सेम है, और यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो का वैल्यू सेम है। तो दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट तो आपको अब जो है गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था हम क्या किए, डिस्कस कर दिए हैं। अगले क्लास में हम समझेंगे कि हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।